प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक नई चीज़ देखने में आ रही है। अब अदालतों में 190 मिलियन पाउंड केस का सज़ा मुअत्तली का जो मामला था, ये दरख्वास्त फिक्स नहीं हो रही थी। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाकर अदालत से रुजू भी किया, एहतजाज भी किया, यकीन दहानी हासिल भी की। उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ लग गया। वो एतराज़ दूर करने की हिदायत की गई चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, और उसके बाद यकीन दहानी कराएगी कि ये केस लग जाएगा। फिर केस नहीं लगा। आज पीटीआई ने इस पर एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जाकर एहतजाज किया, और कुछ वकला अंदर भी गए। इमरान खान की फैमिली में से भी कुछ लोग अंदर चले गए, और फिर जाकर तारीख मिल गई इस केस की समाअत के हवाले से। तो इससे एक नई चीज़ उभर के सामने आती है कि क्या अब अदालतों से अपने केसेस पर तारीख लेने के लिए अदालतों के बाहर एहतजाज करना पड़ेगा, और क्या अदालतें इस दबाव का शिकार होकर फिर तारीखें देंगी कि एहतजाज के नतीजे में वो केस फिक्स करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ी एक फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पर की कि हम 5 जून की तारीख हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, जिसमें सज़ा मुअत्तली 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की, उस पर समाअत होगी। ये एक यानी क्या सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें ठीक हैं, और अदालत के मामलात को देखें तो क्या ये दुरुस्त मालूम होता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है रिजर्व सीट्स का, जहां पर आज फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए हैं। ये इसमें भी कई तरह के तकनीकी सवालात उठ रहे हैं कि क्या ख़ास तौर पर यह कि कल मखदूम अली खान साहब ने जो दलाइल दिए थे वो अपील की स्टेज, रिव्यू की स्टेज पर, इनफैक्ट रिव्यू की स्टेज पर आकर फरीक बन गए हैं इस केस में। क्या वो बन सकते थे? क्या उनको फरीक बनाया जा सकता था? और इसका जो भी नतीजा निकलता है इस रिव्यू का, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कुछ इसके तकनीकी पहलू हैं, उस पर भी बात करते हैं, और देखते हैं कि बाकी जो केसेस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो किधर जा रहे हैं। क्योंकि कल इमरान खान ने हडियाला जेल से खुद ये हिदायत की थी पार्टी वर्कर्स को कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर MNAs और वर्कर्स पहुंचें और एहतजाज करें केस को फिक्स कराने के लिए, और आज उसका नतीजा भी बरामद होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, खुशामदीद। हाफिज़ एहसान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, आप भी माहिर कानून हैं, आप साहब बहुत शुक्रिया। यासीन आज़ाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यासीन साहब जैसे हमें ज्वाइन करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। फैसल चौधरी साहब, ये कोई नया तरीका आया है अपने केस को फिक्स कराने के लिए कि आप अदालत के बाहर जाकर एहतजाज करें और एहतजाज के नतीजे में केस को फिक्स कराएं? क्या ये स्ट्रेटजी है पीटीआई की? थैंक यू असद फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इशू ये है कि अदालत ने इस केस को पिछला जो बुध है उसको लगाने का हुक्म दिया, जिस दिन आपने डिवीजन बेंच ने ऑब्जेक्शंस रिमूव किए, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद वो केस लिस्ट नहीं हो सका। ये दूसरा मौका है जहां पीटीआई जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद पुरअमन तौर पे जमा हुई। उस दिन भी यही मामला हुआ और वादा किया गया कि नहीं, वो केस किसी इंतजामी वजह से नहीं लग सका, लेकिन वो इस हफ्ते फिक्स कर दिया जाएगा। तो इस हफ्ते जब कॉज लिस्ट आई तो वो लिस्ट उसमें, वो केस उसमें नहीं था। गुजारिश ये है कि ये नॉर्मली तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी एग्री करता हूं कि एहतजाज करके या केसेस लगवाने का जो फैशन है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ये हैं कि इमरान खान साहब की जो बरियत की दरख्वास्त और बुशरा बीबी की जो बरियत की दरख्वास्त है, अदालत उसको लगाए, मेरिट पे सुने, जो फैसला करना आप करें। आप क्यों उस रिलक्टेंट हैं वो केस को लिस्ट करने से? अदालत क्यों रिलक्टेंट है उसको सुनने से? और अदालत को क्या इस किस्म से क्या एहतमाल है या क्या रिजर्वेशंस हैं उस केस को लगाने से, सुनने से? सही है। अदालती मतलब 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग तो हो चुकी है। पार्लियामेंट पहले ही फॉर्म 47 की पार्लियामेंट जो है वो इंतजामिया के मातहत थी, तो अब अदालत भी इंतजामिया का एक ज़ैली इदारा बन गया है, और ये नज़र आता है कि इंतजामिया का बहुत रसूख है और वो वहाँ पे केसेस अपने मुखालफिन के नहीं फिक्स होने देते। किसी भी जो माशरा होता है उसमें अदालतों का जो काम होता है वो कुकर पे लगी हुई वो सेफ्टी वॉल्व होती है, जो भाप बनने पे वो उठ जाती है और भाप निकल जाती है और प्रेशर कुकर में से प्रेशर निकलता है। लेकिन ये पहली दफा पाकिस्तान में, इवन मार्शल लॉ दौर में जो है, अदालतों को इस कदर उनके हाथ नहीं बांधे गए। ये पहली दफा नजर आ रहा है कि अदालतों के हाथ बांध दिए गए हैं
और एक बिल्कुल सियासी केसों पे, और खासकर पीटीआई इमरान खान के केसों से मुतालिक एक मुसलसल आप देख रहे हैं कि एक ऐसा रवैया नजर आ रहा है जो कि चौधरी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये नौबत जो आज आई ये आनी नहीं चाहिए थी, केस तो इससे पहले फिक्स हो जाना चाहिए था। लेकिन इसमें मेरा हाफिज साहब सवाल यह है कि अगर तो अदालत के पास ये जेन्युइन रीज़न मौजूद है कि वो केस को फिक्स नहीं कर रही थी, 190 मिलियन पाउंड की सज़ा मुअत्तली का केस अगर वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा और उनके पास अदालत के पास कोई जेन्युइन रीज़न मौजूद है, तो फिर तो एहतजाज के नतीजे में भी फिक्स नहीं होना चाहिए था। फिर ये अब क्यों फिक्स हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, एक तो ये रियलिटी है कि पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के डायनामिक्स, पाकिस्तान की जुडिशरी के डायनामिक्स, पाकिस्तान की कोर्ट के डायनामिक्स जो हैं वो हमने बहुत ही चेंज कर दिए हैं, और इस लेवल तक चेंज कर दिए हैं कि हम अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग तक वहाँ तक चले गए जहाँ पे हमने इंस्टीट्यूशंस का जो एक होता है ना कि ऑप्टिक्स का रिस्पेक्ट जो है हमने वो भी निकाल दिया। वो रख रखाव भी हमने निकाल दिया। हमारे नज़दीक पार्लियामेंट की कोई वैल्यू नहीं, हमारे नज़दीक जो है जुडिशरी की कोई वैल्यू नहीं, हमारे नज़दीक चीफ जस्टिस की वैल्यू नहीं है। इन्हीं पोलिटिकल पार्टीज़ ने की है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लीडिंग रोल है वो PTI का है। हमारे नज़दीक इस्टेब्लिशमेंट की, उसके बाद की कोई हैसियत नहीं है, उसके बाद मीडिया की कोई हैसियत नहीं है। जो हम कहें वही हमारा जो है नैरेटिव है उस चीज़ के। लेकिन साहब, आप एक साइल है, फर्ज करें आपकी दरखास्त 2 साल तक फिक्स ना हो, मैं एक साइल हूं, मेरी कल दरखास्त लगे और मुझे परसों रिलीफ मिल जाए, तो आप एहतजाज तो करेंगे ना, कम से कम आप ये तो कहेंगे ना कि भाई मेरी क्यों दरखास्त नहीं लगा रहे हो? आप ये बताएं कि जितने भी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिले हैं, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो टाइमिंग नहीं आई? आप हैं एक गरीब आदमी हैं, या मैं किसी का साइल का वकील हूं, मेरे तो केसेस नहीं लगते इस तरह। क्या ये मेरे तो इस तरह जल्दी से क्या ये महज इत्तेफाक नहीं है? जब भी रिलीफ मिला है, जब तक अगला केस होकर तैयार होकर सजा नहीं होगी तब तक पिछले में रिलीफ नहीं मिला, ताकि मेक श्योर किया जाए कि बंदा जेल में रहे। असद, बात पहले एक तरफ कर लेना, बात ये कर लें कि जितने केसेस के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की एक्विटल आई है हाई कोर्ट के अंदर, क्या को मेरिट इन टाइम लगे हैं? बताएं ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अगर वो नहीं लगे हैं, उसके बावजूद आपने जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस से उसकी ऐसी की तैसी फेरे रखी, उसे कहा गया कि नहीं ये फिक्स बंदा है, ये बिल्कुल बात नहीं सुनता, ये करता है जो है। अगर असद वो नहीं थे तो फिर जो उन्होंने आपको रिलीफ दिया है तो आप उनकी तारीफ कर देते। नहीं, मैं बात कर रहा हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं। जितने केसेस वहां पे गए हैं, या सस्पेंशन मिली है या उसके अंदर एक्विटल मिली है, और आप देखें कि साइफर के अंदर कितने लंबे लंबे केसेस और आर्गुमेंट्स जो हैं वो चले और अल्टीमेटली जाके आया है। तो ये कहना कि जी किसी एक पार्टी जो है उसके मुतल्लिक ये कि हाँ ये हुआ, ये है कि जो आपकी पुरानी ट्रेडिशन थी जिसके अंदर एक चीजों को ऑर्डरली चलना था वो नहीं हुआ, और अगर आपने एहतजाज किया है तो आज भी आपको डेट, क्या दुनिया भर के अंदर इस तरह एहतजाज किया जाता है? और दूसरा मैं समझता हूं कि हमारी हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे भी अपनी को जुडिशियल ऑप्टिक्स के लिए काम करना चाहिए। ये इस तरह मुनासिब नहीं है कि अगर आपने कहा है एहतजाज करने के लिए नहीं, अगर आपने कहा है कि डेट है तो दे देना डेट उसके अंदर, अगर आपने उसके बाद सस्पेंशन लगानी है तो लगा दें उस चीज के अंदर। क्यों उस लेवल पे चीजों को लेके जाते हैं कि जिसके अंदर मैं आप ये सारे हम बैठ के बात करते हैं। दुनिया के किसी के अंदर इस तरह जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बाहर जिस तरह एहतजाज होते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम अटैक्स करते हैं या हाई कोर्ट के अंदर हम करते हैं, ये कोई मुनासिब बात है? अब इसका ये है कि ठीक है जिस सिलसिले में हम चल रहे हैं, अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप फिर उस चीफ जस्टिस के सामने केस को लगवाना चाह रहे हैं जिसके मुतालिक आप कोर्ट पैकिंग का भी अभी देखें जिक्र हो रहा था, जिसके मुतालिक आप कहते हैं जी ट्रांसफर करके लाए हैं ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, मतलब एलिगेशंस का एक लेवल। तो मैं ये समझता हूं कि PTI की स्ट्रेटेजी ये है कि एक तरफ पॉलिटिकली प्रेशर चीजों पे डाला जाए और दूसरा जितना जुडिशियल रिलीफ मिल सकता है वो फौरी तौर पे उसको हासिल भी किया जाए। एक तरफ कहें कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, दूसरी तरफ चुप करके इंसाफ जो है वो लेते रहे। बट इससे असद हमारा सिस्टम जो है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये तो कह रहे हैं ना कि अगर पिछली बुध को कहा गया था अदालत की तरफ से कि केस फिक्स किया जाएगा तारीख, तो यार ये आज लगाना चाहिए था। असद आज वेट कर लेते ना, कोई 2 दिन वेट कर लेते, अगर सोमवार
सोमवार को नहीं लगा, मंगल को नहीं लगा, बुध को लग जाता था उस चीज के अंदर। और अगर तो पिछले बुध की बात हो रही है और ना अगर नहीं अगर इसके मैं देखा हूं, मेरे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस लगे हुए थे, तो हमें जो है वो एक दिन पहले भी डेट आ जाए। जैसा कि यासीन आजाद साहब कह रहे हैं रिजर्व सीट्स का के फैसले का क्या होने वाला है। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेकर वापस आता हूं, जरा मेहमानों के सामने ये नुक्ता भी रखते हैं, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मखसूस नशस्तों का केस चल रहा है, उस पर समाअत हो रही है। ऐसा लगता है कि शायद ये अब अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। इस बेंच के जो सबरा हैं जैसे ज़मीनुद्दीन साहब, उन्हें शायद हज पर भी रवाना होना है। उनकी कोशिश ये होगी कि वो उससे पहले इसको कंक्लूड भी करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकला हैं उनको ऐसा लगता है कि अभी मजीद वक्त दरकार है। एक चीज़ इस केस में ये हुई है, जब इसका रिव्यू सुना जा रहा था तो अचानक मखदूम अली खान साहब ने आकर ये कहा कि वो एक जो मुतासरा ख़वातीन हैं जिनका ताल्लुक हुकूमती इत्तेहाद के साथ है, जिनको मखसूस नशिस्तें मिल गई थी और बाद में छीन ली गई, वो भी इसमें फरीक बनना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो उस वक्त अदालत में मौजूद थे, सलमान राजा साहब और दीगर लोग, उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया कि रिव्यू की स्टेज पर आकर कोई नया फरीक कैसे बन सकता है जिसके वकील जो है मखदूम अली खान साहब अब दलाइल देंगे। और फिर मखदूम अली खान साहब ने कल दलाइल दिए भी। तो फैसल चौधरी साहब, एक तो ये बता दीजिए कि आपके ख्याल में ये इसकी मिसालें मौजूद हैं और ये मुमकिन है, क्या सलमान अकरम राजा साहब की हैरत बेवजह है? सबसे पहले आपकी इजाजत से एक जुमला मैं बिल्कुल कहूँगा। यासीन आजाद साहब ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, और बिल्कुल ठीक कहा है कि सब शहरियों के हकूक बराबर हैं। तो फिर इमरान खान साहब का ओपन ट्रायल भी तो उनका हक है जिस तरह बाकी शहरियों का होता है। फिर उनका फेयर ट्रायल भी हक है जिस तरह से बाकी शहरियों का होता है। फिर उनको जो है वो तमाम अदालती तासुबात से बालातर होके इंसाफ या कानून के मुताबिक फैसला देना भी उनका हक है जैसे बाकी शहरियों को हासिल है। रिव्यू में जो जनरल प्रिंसिपल ये होता है, लेकिन अगर रिव्यू का फैसला जनरल फैसला ऐसा हो जिसमें किसी फरीक के जो मुफाद है उस पर जद पड़ती हो, तो वो बिल्कुल वो भी रिव्यू कर सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं। और ऐसा कोई उनको अपना लोकस स्टैंडाई यानी ये हक के मुकदमा जो है उसको जो है वो साबित करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये एतराज तो जो किया गया है वो तो अपनी जगह डेफिनेटली हो जाएंगे ना, कि वो तो उनका तो ये कहना है कि ये रिव्यू जो है ये लग नहीं सकता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिव्यू का जो बेंच बना है ये मेरी समझ से बालातर है कि आपने 13 में से तकरीबन 8 जज वो हैं, अभी जो मौजूदा 11 हैं इसमें 6-5 हैं, कि 6 वो जजेस हैं जो नए हैं और 5 वो जजेस हैं जिनमें से 2 ने आउटराइटली रिजेक्ट किया है। मंदोखेल साहब ने पार्शियल रिलीफ दिया और 2 ने जो मेजॉरिटी फैसले के साथ जो है हसन रिजवी साहब और मोहम्मद अली मदद साहब, उन्होंने उसके साथ एग्री किया है। और 2 जजेस जो थे पहले उसमें भी जो है आयशा मलिक साहब थी। और तो जो ऑथर जज जो है वो इस फैसले का, तो ये तो फिर केस की री हियरिंग हो रही है ना, ये नजरसानी तो नहीं हो रही। नजरसानी का स्कोप तो बहुत लिमिटेड होता है, यानी कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर हो। अब ये री हियरिंग हो रही है और री हियरिंग करते हुए तमाम जजेस जो हैं, मैं तो पर्सनली जो है इस बेंच के सामने पीटीआई की तरफ से या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से केस करने का मुखालिफ हूँ। उसकी वजह यह है कि पहले तो ये आइन और कानून के मुताबिक बेंच नहीं बना। अगर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अप्लाई होते हैं कि जी वो उनके मुताबिक रिव्यू उसी बेंच के पास जाना है जिस बेंच ने मुकदमा सुना है। इस मुकदमे में और फिर उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, आपको पसंद आए ना आए, लेकिन है तो हुक्म सुप्रीम कोर्ट का। तो फिर उनके ऊपर अमल दरामद ना होना। सेनेट का इलेक्शन केपी में नहीं हुआ है, रिप्रेजेंटेशन आपने लिमिट की हुई है, तो ये कानून की सरीहन खिलाफवर्जी है। क्योंकि हमारा कानून की दफा 2 जो है वो तो कहती है कि इक़्तिदार जो है मुंतखब नुमाइंदों ने जो है वो इस्तेमाल करना है शहरियों के बिहाफ पे। और ये जो रिजर्व सीटें हैं ये कोई रेवड़ियां थोड़ी है कि आप सब में बांटे, ये तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। अब जज साहबान जो सवाल कर रहे हैं
बाज या शबान जो कि नए हैं वो तो इस तरह से सवाल कर रहे हैं जैसे वो फ्रांस में थे जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा था। यानी आपको नहीं पता कि किन हालात में इलेक्शन हुए, लोगों के प्रपोजल सेकेंडर उठाए गए, उम्मीदवार उठाए गए। आपने आखिरी रात पे जब सिक्योरिटी वाला था उसमें फायज ईसा ने वो एक जजमेंट दिया जिसकी आज तक वजाहत जो है वो देते फिरे हैं, जो जजमेंट जिन्होंने दी वो भी जज देते रहे। तो वो उसमें एक पार्टी को आपने डिसफ्रेंचाइज कर दिया, उनका निशान ले लिया और आजाद सीटों पे वो जीत के आए तो फिर इलेक्शन। सही है, बिल्कुल सही है सर। इसमें एक जो एतराज़ फैसल सिद्दीकी साहब ने भी उठाया है, हाफिज साहब, और फैसल चौधरी साहब भी उठा रहे हैं, वो ये है कि जो बेंच इस वक्त सुन रहा है इसमें आप देख भी रहे हैं कि कुछ जजेस ऐसे बुनियादी सवाल उठा रहे हैं जिस पर सैर हासिल गुफ्तगू पहले हो चुकी है इस मुकदमे की समाअत के दौरान, लेकिन चूंकि वो उन्होंने केस नहीं सुन रखा है तो इसलिए बहुत ही बुनियादी नोयत के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि रिव्यू की स्टेज पर तो सिर्फ वो आप क्या कहते हैं कि एरर ऑन द सरफेस ऑफ द जजमेंट वो हो तो बस उसकी निशानदेही होनी चाहिए। तो सिर्फ 2 जजेस इन 11 जजेस में से बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले इस केस को सुन रखा है, अक्सरियती फैसले में 8 पे जो शामिल थे। नहीं असद, वो चीज़ों को इतनी स्विंग्स ना करें कि जिसके अंदर जो है असल ये है कि जो भी बात है वो ये है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है वो कहता क्या है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो आर्टिकल 191A के नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने हैं, जो आर्टिकल 175A के नीचे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाए हैं, उनको पाकिस्तान के आइन ने इख्तियार दिया है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनको भी सुना जाए, और जितने पहले इस तरह के मैटर्स थे और डिसाइड हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिव्यूज़ को भी आप उसके ऊपर सुना जाए। तो लिहाजा ये कहना कि जी सुप्रीम कोर्ट का पहला बेंच सुने, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स को जो है वो ओवरराइड देता है। लिहाजा जो 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है। आपका पॉइंट अगर मान भी लिया जाए साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और टेक्निकली लीगली सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक हो रहा है। लेकिन फिर क्या अगर 11 जजेस में से सिर्फ 2 जजेस जो अक्सरियती जजेस में शामिल थे, मोहम्मद अली मदर साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, तो फिर बाकी जजेस जो है वो रीहियरिंग ही कर रहे हैं ना? नहीं, इस तरह नहीं है ना, इस तरह नहीं है। आपका ये जो रिव्यू आया है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के नीचे आया है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के नीचे जो है ये जजेस उसको सुन रहे हैं। सवाल बुनियादी तौर पे असद इस केस के अंदर 4 हैं, उन्हीं के ऊपर इस केस का फैसला होना है, और यही वो 4 सवाल हैं जिसको अदालत डिटर्मिन करेगी कि ये जो सर्फिस ऑन द रिकॉर्ड है या लॉ की या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये फैसला है या नहीं है। नंबर 1 ये है कि चौर साहब सुन ले जरा, ठहर जाए। ये है कि क्या पाकिस्तान का जो आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 या सेक्शन 104 है उसके अगेंस्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एंटी क्लॉक जजमेंट दे सकती है या नहीं दे सकती, यानी कि क्लॉक को पीछे लेके जा सकती है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 सवाल यह है कि जब अगर कोई शख्स एक पार्टी के मुतालिक डिक्लेरेशन दे देता है तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि उसके एफिडेविट के डिक्लेरेशन को वापस करके उसको उस इंडिपेंडेंट स्टेज पे लेके आए और फिर से एक नए काम का आगाज करे। तीसरा उसके अंदर यह है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 51 जो है या आर्टिकल 106 जो है उसको सिर्फ आर्टिकल 17 की बुनियाद के ऊपर सारे प्रोसेस को ओवरराइड करने का, ओवरटर्न करने का इख्तियार है या नहीं है। और अगला इसके अंदर यह है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 175(2) के नीचे पाबंद है या आर्टिकल 187 को वहां पे लेके जा सकती है जो चांद से भी आगे जगह है। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है या ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं और इनका जवाब आएगा। और मैं ये समझता हूं कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू पे आप अपना पॉलिटिकल नैरेटिव फॉर द टाइम बिंग एक साथ है। आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल नैरेटिव है और उस कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल नैरेटिव के अंदर ये है कि जितनी भी वो जजमेंट आई थी 12 जुलाई की, उसके अंदर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे रिलाय करके आपने फैसला शॉर्ट ऑर्डर नहीं दिया। ये तो रिव्यू में और नहीं, और दूसरा उसके अंदर ये है कि आपने खुद जो है रिव्यू की ऑफर की और आपने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप आए, फिर आपने उसके उनको क्लैरिफाई नहीं किया, फिर जब वो अमेंडमेंट्स आ गई फिर आपने क्लैरिफाई नहीं किया।
क्लैरिफाई तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है ना ना किया? वो उस वक्त किया कि जब आपकी अमेंडमेंट्स आ गई 8 अगस्त के बाद, उसके बाद कंफ्यूजन थी। नहीं, और उसके बाद और फिर आपको कहा गया कि जी आए रिव्यू सुनते हैं, तो आपने कहा कि वो अभी मौका नहीं है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरनल जुडिशियल पॉलिटिक्स आए तो फिर आपको रिजल्ट्स ये आएंगे। लेकिन जो असद एक सेकंड, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, जिसको आप 8-5 के कह रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच है, जुडिशियल ओवररीच है। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट उसको रेक्टिफाई करेगा। जिस तरह नैब की अमेंडमेंट्स आई आर्टिकल 63 के अंदर उन्होंने किया, 62(1)(f) पे किया, ये वो सारी जजमेंट्स थी जो पॉपुलर बेस्ड जजमेंट थी। और इसको फैसल चौधरी साहब, एक तो मुख्तसरन अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं यासीन साहब के पास जाता हूं। फैसल साहब। सर, बात यह है कि सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है वो भी आर्टिकल 191 के तहत बने हुए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किन रूल्स के तहत, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत फैसल बना है। सर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के तहत रूल्स बनते हैं ना सर, आपको भी पता है। नहीं, वो सेकंड टीयर है। अच्छा जी, नहीं सेकंड टीयर है या थर्ड टीयर है, वो टीयर वही होता है, प्रोसीजर के बगैर कोई चीज नहीं होनी। ये बेंच बना किस रूल के तहत है? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेंच फॉर्मेशन तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होते हैं। वो उसमें कौन से रूल्स अप्लाई किए हैं, और किसी की रूल्स के एब्सेंस में सुप्रीम कोर्ट रूल्स अप्लाई होते हैं अपना इप्सो फैक्टो, जैसे म्यूटेस टेंडाई जो है वो उनको अप्लाई होना है, यानी वही जो है वो एग्जैक्टली होना है। तो ये अच्छा, 73 के नीचे जो रूल बने थे वो 1980 में बने थे, और 73 से लेके 80 तक 1956 का जो आइन था उसके रूल्स के नीचे काम होता रहा था। साहब, आप जो बात कर रहे हैं, अगर आपकी बात को भी ले लिया जाए तो फिर तो ये 13 रुकनी बेंच नहीं होना चाहिए था। फिर तो वो बेंच होना चाहिए था जो अवेलेबल जजेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा है, उनमें से बुला लेते। फायजी सा रिटायर हो गया तो उसकी जगह कोई एक और आ जाता। ठीक है। फिर तो ये सारा जो बेंच वो फॉर्म हुआ था, उसमें से जो अवेलेबल जजेस थे वो रिव्यू सुनते। सही है, आपकी बात को भी ले लेते हैं। हाँ, चलें, बिल्कुल ठीक है। यासीन आज़ाद साहब की मैं राय लेता हूं। यासीन साहब, अब इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने भी बड़े तफसीली आर्गूमेंट्स दिए हैं। वो कहते हैं कि जी लेसर नंबर जो है, लेसर न्यूमेरिकल नंबर, वो रिव्यू नहीं सुन सकता। 13 रुकनी बेंच का फैसला था, 11 रुकनी नहीं सुनता, एक सुन सकता। एक तो उन्होंने उस पर काफी सारी मिसालें दी। दूसरा वो कहते हैं कि जी सेम बेंच सुन सकता है। अब इसमें सिर्फ 2 जजेस हैं उन अक्सरियत या 8 जजेस में से जो इस रिव्यू को सुन रहे हैं। बाकियों के लिए ये री हेयरिंग ऑफ द केस है, जो फैसल चौधरी साहब का आर्गुमेंट है। आप कैसे देखते हैं यासीन साहब इसको? देखें सर, पहली बात यह है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो अपील फाइल की गई थी पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस के जजमेंट के खिलाफ, उसमें उन्होंने कह दिया था कि जो सुन्नी इताअत की पिटीशन है वो मेंटेनेबल नहीं है, और उसको खारिज किया गया। उसके बाद वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई, सुन्नी इताअत वाले गए, पीटीआई कभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, ना पेशावर हाई कोर्ट में गई है, ना सुप्रीम कोर्ट में गई है। मैं पाकिस्तान की तारीख का कोई केस ऐसे मुझे उठा के दिखा दें, एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पार्टी है ही नहीं, और उसको रिलीफ बुला के दिया जा रहा है। वो कैसे दिया जा रहा है, कौन से कानून और आइन के तहत दिया जा रहा है? क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के आर्डर के जजमेंट के खिलाफ आपने अपील फाइल की 185 में, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट थी, और आपने उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिर्फ ये देखना था कि पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट सही है या गलत है। मैं 3 दिन तक मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग देखता रहा। मुझे दुख इस बात का है, लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि वकील से सवाल किया जाता था, बेंच के अंदर जो जज साहिबान हैं वो हमारे जवाब देते थे, और बास का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसको कन्वर्ट कर दें 184 में। जुल्म की देखें कि एक पार्टी केस के अंदर प्रोसीडिंग में हिस्सा ही नहीं ले रही है। अब जब आपने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और आज एलिगेशन लगाते हैं कि हमारा राइट छीन लिया गया, आपका निशान छीना गया था, तो आप मुझे ये सिर्फ बता दें कि आप ऐसी सियासी जमात के अंदर जाके आपने उस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया जिसका पार्टी हेड जो है बजाते खुद पार्टी के लीडर की हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ा बल्कि इंडिपेंडेंट लड़ा। उसके लिए एक रिक्वायरमेंट थी कि पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। सुन्नी इताअत वाला जो है वो अपनी पार्टी का हेड नहीं था, उसने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। तो आपको किसने रोका था कि किसी ऐसी जमात में चले जाएं जिसका पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट का 1 या 2 वोट है, उसको ज्वाइन कर लेते।
फिर आप निशान की बात करते हैं, तो क्या पीटीआई उस जमाने में बैसियत पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर थी या नहीं थी? मेरे नजदीक से निशान खत्म किया गया था। पार्टी अपनी जगह मौजूद थी और पीटीआई में एक से एक लीगल एक्सपर्ट था। उन्होंने अपने मेंबरों को ये बात क्यों नहीं कही कि आए हम सब मिलकर पीटीआई में शामिल हो जाते हैं? निशान नहीं है, पार्टी बैसियत पार्टी के मौजूद है। आप क्यों नहीं गए उस वक्त आपने सुन्नी हिताब में ही जाना पसंद क्यों किया, ये जानते हुए? इसकी तशरीह के लिए सलमान राजा साहब हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट के पास गए थे ना जी, के नहीं, लाहौर हाईकोर्ट में गए, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन उस वक्त सुनवाई नहीं हुई थी जी। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाते ना। आप सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह हाफिज साहब ने कहा, यह एक आईनी मामला है, वो आईनी बेंच के अंदर चला गया। पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है, उन्होंने कानून साजी कर ली, उस कानून साजी के तहत एक आईनी बेंच बन गई। जो सवाल आज वो कर रहे हैं, सही, आप उस वक्त हमारे दोस्त क्यों नहीं सामने आए जब हमजा शहबाज का और परवेज इलाही के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 25 वोट जो दूसरी पार्टी के पड़ेंगे वो गिने नहीं जाएंगे? कहाँ लिखा हुआ है आइन के अंदर कि गिने नहीं जाएंगे? तो उस वक्त किसी आदमी ने एतराज नहीं किया कि ये जो 25 वोटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, क्या मेरे चौधरी साहब से मैं पूछता हूँ, उस जमाने में किसी ने इस बात पे कोई एतराज किया? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा पार्टी एफिलेशन होता है, पार्टी एफिलेशन के तहत हम पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रहकर बात करते हैं, कानून और आइन की बात नहीं करते। मुझे बात एक बात बढ़ाना चाहूंगा, उसी फैसले के अंदर उसी फैसले के अंदर ये एक तरफ पार्टी हेड को कहा गया और जब पार्टी हेड से बात कहीं और चली गई तो फिर पार्लियामानी पार्टी की तरफ चले गए। जी सही है जी। यासीन साहब आप मुकम्मल कर लें बात को आगे। आज जो मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ, आज जो रिव्यू पिटिशन में लोग सवाल तो वही किया जा रहे हैं ना। इवन मखदूम अली खान ने भी कहा कि 8 और 5 का जो जजमेंट है उसको आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई। ये मखदूम अली खान के आर्गूमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सवाल ये पैदा होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट अगर है तो सुप्रीम कोर्ट को कानून आइन के तहत फैसला करना है, ये नहीं देखना कि ये जो चूंकि एक बुलंद वाला आदमी है, वीआईपी है, इसके लिए कानून बदली हो जाएगा और गरीब के लिए कानून बदली नहीं होगा। ये ठीक है, बिल्कुल सही है यासीन साहब, बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल इसकी हाँ, आप इसमें चूंकि अब ये केस अदालत में भी चल रहा है और मजीद इस पे फैसल सिद्दीकी साहब के आर्गूमेंट आ भी रहे हैं, तो देखते हैं कि अदालत किस नतीजे पर पहुंचती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए यासीन आज़ाद साहब, हाफिज एहसान साहब, फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान में एक बहस हो रही है पिछले 1 महीने से, बल्कि 23 अप्रैल से ये बहस जारी है कि क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है या नहीं रोक सकता। और इस सिलसिले में अब एक ऐलान भारत की तरफ से किया गया है कि वो लद्दाख में 10 डैम बनाएगा, 10 मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है। तो क्या वो ये प्रोजेक्ट्स बना सकता है? क्या अब पाकिस्तान को खतरा लाहिक हो गया है कि पानी रोका जा सकता है, या अब भी ये डूएबल नहीं है? इस पर हम माहिरीन की राय लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 23 अप्रैल जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, तब से पाकिस्तान में एक बहस चल रही है कि क्या इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक सकता है या नहीं। कुछ आबी माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक ही नहीं सकता, जबकि कुछ लोग समझते हैं कि इंडिया ने आज अगर पानी नहीं रोक सकता, लेकिन इसके लिए अपने जो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर दिए हैं या कर रहा है या करने जा रहा है, जैसे लद्दाख के बारे में ये खबरें छपी हैं कि लद्दाख में 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो इंडिया बनाने का प्लान कर रहा है, बल्कि इस प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहा है। अरशद अब्बासी साहब जो एनर्जी और वाटर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि लद्दाख में दरिया सिंध पर 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने की इंडिया ने मनसूबाबंदी की है। इससे पाकिस्तान के इंडस को बहुत नुकसान पहुंचेगा, एक पूरी सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान पानी की कमी का शिकार हो जाएगा और ये पाकिस्तान के जो हुकूक हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी है, जो लोअर राइबेरियन है उसके हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है, और इसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी है
उसको हेल्ड इन अबेंस नहीं रखा जा सकता इस एग्रीमेंट के मुताबिक। हकीकी सूरत हाल इस वक्त क्या है? क्या वाकई 10 मेगा पावर प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं इंडिया में और उससे पाकिस्तान का जो इंडस रिवर है उसका पानी रुक जाएगा? और मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, डिप्लोमेट जो मैगजीन है एशिया पैसिफिक रीजन का, ये अमेरिकी मैगजीन है, और इस डिप्लोमेट में ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान का पानी इंडिया रोकता है तो फिर चाइना के पास भी ये ऑप्शन पैदा हो जाएगा या जवाब पैदा हो जाएगा कि चाइना ब्रह्मपुत्रा का पानी जो है वो रोक सकता है। और ये वो लॉन्गेस्ट रिवर है इस रीजन का, जो दुनिया का नवा बड़ा दरिया है जिसका पानी इंडिया में आता है, और वो अपनी जो हाइडल पावर बनाता है उसका 44% जरूरत इसी ब्रह्मपुत्रा से पैदा करता है। तो इंडिया को ये खतरा भी है कि अगर वो पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो फिर उसका पानी भी रोका जा सकता है। क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी है? इन तमाम चीज़ों पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर हसन अब्बास साहब मौजूद हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अरशद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाटर एंड एनर्जी एक्सपर्ट। अरशद अब्बास साहब, आपको भी खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए, आप चंद दिन पहले हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे, आपने कहा था कि इंडिया के पास ये सलाहियत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके, प्लस आपने ये भी कहा था कि वो ये सलाहियत पैदा भी नहीं कर सकता, इतनी आसान नहीं है उसके लिए ये डैम बनाना। अभी ये जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि 10 नए मेगा प्रोजेक्ट्स लद्दाख पे बना रहा है इंडिया, इसकी क्या हकीकत है? और क्या अभी भी आप यही समझते हैं कि इंडिया आज अगर शुरू करे तो अगले 5 साल में वो पाकिस्तान का पानी रोकने के काबिल नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो वो प्रोजेक्ट बता रहे हैं, कागज़ को सामने रख के ऊपर एक नक्शा बना के उस पर लाइनें लगा देना बहुत आसान है, वो किसी को भी कहेंगे ड्राफ्टमैन भी लगा सकता है। लेकिन क्या कितने लोग हैं जिन्होंने लद्दाख का रीजन देखा है? कौन उन पहाड़ियों में गया है? वो ऐसे पहाड़ हैं, वो ऐसी जगह है जहाँ पे साल में 6 महीने तो इतना कम टेम्परेचर होता है कि वहाँ पे आपकी मशीनरी के बीच में डीजल फ्रीज हो जाता है। उधर आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 5 साल में हम 10 डैम बना लेंगे। तब है कि कौम को, अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मोदी साहब की ये तरतीब काम कर सकती है। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इतना ज़्यादा पैसा, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज लगा के उनको मिलेगा उधर से क्या? कुछ भी नहीं। इंडस का 90% पानी तो उन इलाकों में जनरेट होता है जो पाकिस्तान में है। हंजा वैली से जनरेट होता है, चित्राल वैली से जनरेट होता है, काबुल से जनरेट होता है, आपके श्योक रिवर से होता है, सियाचिन से जनरेट होता है। ये सब कुछ तो इंडिया में है ही नहीं। छोटा सा पार्ट है जो तिब्बत से निकल के तो लद्दाख के बीच में से गुजरता है, उसमें इंडस का तकरीबन, वो सारे का सारा भी बना लें तो 10% पानी वो भी रोक नहीं सकते दुनिया की। मैं 1 मिनट के लिए ये सिर्फ मफरूज़ा इज्यूम कर लेता हूँ कि जी उन्होंने कोई ऐसी, मतलब है कि चांद पे जाने से ज़्यादा बड़ा उन्होंने कोई काम किया कि वाकई उनके वो 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे खड़े हो गए हैं। ये पहाड़ हिल रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। दीज आर मूविंग माउंटेन्स। बाय द वे, वही बात कि जिसने जियोलॉजी नहीं पढ़ी, जिसने हाइड्रोलॉजी नहीं पढ़ी, जिसने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, जिसने साइंस नहीं पढ़ी, वो इस चीज़ पे यकीन आ जाए कि क्योंकि मोदी साहब कह रहे हैं तो ठीक ही कहते होंगे। पहली बात तो ये कि अभी तक पूरे पाकिस्तान के जो कौम है वो यही समझती थी कि जिस दिन इंडस वाटर ट्रीटी को कुछ हुआ, इंडिया पानी रोक लेगा। अब कम से कम ये मिथ ब्रेक हो गया ना कि वो नहीं रोक सकते। अगर रोक सकते होते तो रोक लेते ना। अब वो क्यों कह रहे हैं कि हम बड़े बड़े डैम बनाएंगे फिर रुकेगा? तो हमें ये इंडस वाटर ट्रीटी का फायदा ही क्या था जब हमें तो सरासर नुकसान है किसी एक चीज में जो हमें फायदा मिला हो। देखें, इंडस वाटर ट्रीटी ने इंडिया को इजाजत दी थी कि वो 7% पानी कंजर्वेटिव यूज के लिए वेस्टर्न रिवर्स में से निकाल सकता है। 65 सालों में वो 7% पानी नहीं निकाल सके। 65 साल में 7% नहीं निकाल सके। अब वो नारे मार रहे हैं कि जी मैं 100% पानी रोक लूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। हमें नुकसान क्या हुआ इंडस वाटर ट्रीटी का? फिर हमें क्या नुकसान हुआ है? हमने अपने जो लोअर राइपेरियन के राइट्स होते हैं हमने वो फोरगो कर दिए। हमने इंटरनेशनल अदालत का दरवाज़ा जो हम खटखटा सकते थे किसी भी मौके पे, हमने अपना वो हक जो है उससे हम दस्तबरदार हो गए। हमने अपने 3 दरिया जो कि दुनिया में आज तक किसी ट्रीटी में नहीं हुआ कि दरिया को मुकम्मल तौर पे बंद किया जाए, एक नहीं 3 दरिया बंद करवा दिए। वो भी अनप्रेसिडेंटेड था, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफवर्जी थी, वो भी हो गया। और लो एंड बी होल्ड 4 गंदे नाले जिनका ट्रीटी में नाम लिखा हुआ है वो उस साफ पानी के बदले हमने ले लिया। और वो नाले कुछ छोटे छोटे नहीं हैं। 600 क्यूसिक का नाला है अडियारा ड्रेन जो इंडिया से आता है और रावी में आके गिरता है।
सलीम शाह ड्रेन, फजिल्का ड्रेन और कौन सा है आपका कसूर ड्रेन, और इंडिया से आते हैं ये, इंडिया से दुनिया जहान का गंद लेके आते हैं। इन 4 नालों के ऊपर ट्रीटी के मुताबिक ना तो कोई कदगन है कि इसमें किस किस्म का आप फुजला और गंद फेंकेंगे। सही है। इसमें हैवी मेटल से लेके टॉक्सिक्स मेटल, आर्सेनिक, अनट्रीटेड डोमेस्टिक और वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, पेस्टिसाइड, हर चीज आ रही है। और वो किधर जा रही है? रावी और सतलुज में आ रही है। चलिए, ये तो एक अलग मौजू है, वैसे मैंने ये मौजू छेड़ दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले जो हम ओरिजिनल आप कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक ही नहीं सकता, डैम तामीर कर ही नहीं सकता, ये डूएबल ही नहीं है। तो अरशद अब्बासी साहब, आपने ये खत लिखा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, और इसमें आपने अपने कंसर्न्स का इजहार किया है। आप उन प्रोजेक्ट्स का हवाला भी दे रहे हैं कि जो लद्दाख पर इंडिया बनाने जा रहा है, लेकिन डॉक्टर हसन अब्बास कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, मोदी अपनी कौम को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। असद, मैंने बातें डॉक्टर साहब की बड़ी गौर से सुनी है जी, और कल भी सुन रहा था कि ये पेपर पे लाइन्स हैं और ये कुछ नहीं है, वहां पे कुछ नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है मैं 10 गुज़श्ता एक बात अर्ज करना चाहूँगा। उनके 2 प्रोजेक्ट निम्बोबास्को और चटक, ये 2014 में नाजायज हो गई थी। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो गूगल करेगा तो 2010 में सबसे पहले मैंने इनके ऊपर ऑब्जेक्ट किया था, वो डान में मौजूद। ये जो निम्बोबास्को का जो इनागुरेशन है वो नरेंद्र मोदी और साथ उनके अजीब टेबल इन्होंने किया, उमर अब्दुल्ला थे। ये 2014 की बात है। ये हर चीज रिकॉर्ड है, आजकल दुनिया में कोई छप नहीं सकती। तो पहली बात एक ये है, जब हर वो डैम जिसकी हाइट 15 मीटर से ज्यादा है वो रजिस्टर्ड होता है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम। वो इंफॉर्मेशन जो है ना, वो सब हर वो एक्सपर्ट जिसने काम किया उसके पास वो आती है। इसी तरह अब जो है इनके बड़े 10 प्रोजेक्ट आ चुके हैं। काश कोई ऐसा कोई ट्रिब्यूनल हो पाकिस्तान में जो कहे कि यार अरशद अब्बासी पेश हो, तुमने ये बात सही की है, गलत की है, शो द डॉक्यूमेंट्स, शो द फिजिबिलिटी, तो मैं उसको दिखाऊंगा। अब ये वाली बात करना कि जी वो जो एरिया है वहाँ पर अर्थक्वेक है, मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा ये जो 2005 अर्थक्वेक जो आया था, देखिए इवन जो खानपुर डैम है ये मैन बाउंड्री, तो मैन हमारी कहते हैं ना यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की बाउंड्री है ना, उसके ऊपर है, इससे कुछ नहीं हुआ, इवन जोग्राम कुछ नहीं हुआ। और ये कहते हैं जी कि हाइट भी नहीं है, ये रिकॉर्ड सेट किए हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में वो 8,000 फुट पे जो फरास्ट है वहाँ भी है। और मैं एक बात ये कहूँगा, जब मुझे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन है, ये मेरे पास उनकी कंप्लीट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको दिखाऊँ, जो खुली हुई है। ये है वो जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू करने आप देखें। और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी जो जेटी है 4 जगहों के ऊपर, ये भी कंप्लीट हो चुकी हुई है। इस पे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया अरशद भाई साहब आपका, डॉक्टर हसन अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।